बच्चों, क्या आप लोग को पता है प्लास्टिक यार इतना ज्यादा लॉयल है कि 100 साल होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर एनवायरमेंट क्लास 10th का। बेटा ये जो चैप्टर है आपके बोर्ड में 4 से 5 मार्क का आ रहा है एंड सी के मार्क्स ले सकते हो आप इसमें। काफी चीज आपको पता होंगी पहले से ही, बस एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए। तो आइए आज उसी शॉर्ट रिवीजन को हम स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ हम। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है एनवायरमेंट। चैप्टर का नाम भी एनवायरमेंट है। क्या होता है एनवायरमेंट? व्हाट आर एनवायरमेंट? जिसमें लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो और एक दूसरे को वो अफेक्ट करते हो, है ना? समझ आ गया? जहां पे क्या हो बेटा, लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे को अफेक्ट करते हो, उसे हम बोलते हैं एनवायरमेंट। क्लियर हो गया? लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा। नॉन लिविंग थिंग्स एयर, वाटर, सनलाइट, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। बेटा लाइफ को तो हर कोई अफेक्ट कर जाता है, फिर ये क्या चीज है? चलो बेटा देखो, एनवायरमेंट चेंजेस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया, तो सच्चाई बता दिया कि जब एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आता है तो क्या करता है, उस प्लेस की धज्जियां उड़ा देता है ना? मान लो किसी को फैक्ट्री खोलनी, उसको जगह चाहिए, वो क्या करेगा, जाएगा पेड़ को काटेगा धड़ाधड़ और क्या करेगा, फैक्ट्री खोल लेगा। अब उस फैक्ट्री से निकला वेस्ट, निकला केमिकल कहाँ फेंकेगा, जाके नदियां फेंक देगा, नदी का पानी पॉल्यूट कर दिया, एनिमल्स को मार डाला। तो क्या किया उसने, वहां जाके उस प्लेस का धज्जियां उड़ा दिया। ये ऑर्गेनिज्म ही तो है जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो जब एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो धज्जियां उड़ा लेता है वहां का। समझ आ गया? क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, तो इसी बात पे हमारी धरती माता अगर इंस्टाग्राम पे होती तो क्या होता? अगर धरती इंस्टाग्राम पर होती तो कैप्शन क्या होता बेटा? नो फिल्टर ओनली पॉल्यूशन, है ना? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? जहां पे लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, एक दूसरे पे अफेक्ट करते हो, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझ आया? नेचुरल इकोसिस्टम जहां पे ह्यूमंस का योगदान ही ना हो बिल्कुल भी, जहां पे लिविंग थिंग्स भी खुद रहते हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी खुद आते हो, खुद मरते हो, खुद पैदा होते हो। समझ आया? फ्लो ऑफ एनर्जी होता रहता है, जहां पे ह्यूमंस का योगदान नहीं होता। फॉर्म्ड बाय नेचर विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। समझ आ गया? फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये तीनों के तीनों जो आपके हैं नेचुरल इकोसिस्टम है। क्लियर हो गया? दूसरा होता है बेटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है मैन मेड इकोसिस्टम। समझ आ गया? इसको मैन मेड इकोसिस्टम भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल है, हम बनाते हैं इसको और ये हम पे डिपेंड है पूरी तरह से। समझ आ गया? फॉर एग्जांपल एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप। अब आपको पता है किसान अगर पानी ना डाले तो क्या उनके क्रॉप उगेंगे? अगर सीड ना डाले तो क्या उनके क्रॉप उगेंगे? नहीं उगेंगे, है ना बेटा? तो जो क्रॉप है क्या है बेटा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। गार्डन भी आर्टिफिशियल है, पानी मत डालो क्या होगा, सारे फूल मुरझा जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। समझ आ गया? एक्वेरियम बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वेरियम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है? बट इसका आंसर मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी कि क्या आता है। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो बेटा, एक्वाटिक आपको पता है फ्रेश वाटर, मैराइन, ये सब भी होते हैं, ठीक है बेटा? नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। अब बेटा इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है? तो एक होता है क्या, बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? तो होता है बायोटिक और अबायोटिक। क्लियर? अब बायोटिक क्या होता है बेटा? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, जहां पे जिंदा जिंदा लोग रहते हो। समझ आ गया? अब जिंदा जिंदा लोगों में 3 फैक्टर्स है, बायोटिक कंपोनेंट के 3 फैक्टर्स है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है? बायोटिक में 3 आते हैं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स को, ब्लू ग्रीन एल्गी को। अब ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो सनलाइट कैप्चर कर सकता है और अपना खाना बना सकता है ना? लेकिन हम ठहरे इंसान या फिर बाकी के एनिमल्स, हम सनलाइट कैप्चर करके खाना कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। समझ आया? हम उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ओनली ग्रीन प्लांट ही प्रोड्यूसर है इस पूरी दुनिया के, हमारे तुम्हारे सबके। कौन प्रोड्यूसर? इकलौता प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट। समझ आ गया? ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। वी कैन डू। बेस एवरी इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम का ये बेस है। हम सब इन्हीं पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया बेटा? बाकी कंज्यूमर, हम हेटेरोट्रॉफ है। कंज्यूमर कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफ 3 टाइप के होते हैं। हर्बीवोरस जो क्या खाते हैं? डायरेक्टली प्लांट खाते हैं, ठीक है? कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हो, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हो। समझ आ गया इतना? कंज्यूमर में कौन कौन आता है? नेक्स्ट बेटा, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने खाया, अब कंज्यूमर जब मारे जाएंगे तो उनका क्या होगा? अब आता है थर्ड, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हीं को हम डिकम्पोजर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है? या फिर मान लो केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया। कुछ दिन बाद क्या होगा? ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आते रहेंगे, ठीक है? और इसके लिए छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इससे 2 फायदा होगा। पहला, कचरा साफ हो गया, टुकड़ों में तोड़ दिया छोटे छोटे में, कचरा साफ हो गया। दूसरा, जो न्यूट्रिशंस होंगी, जो एनर्जी होंगी, वो सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएंगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि प्लांट अच्छा ग्रो होगा। तो किसने किया? ये डिकम्पोजर्स ने तो किया, तोड़ तोड़ के उनको छोटे टुकड़ों में कचरा साफ किया और मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल गई। समझ आ गया? इसलिए डिकम्पोजर आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैंने कहा एक्वेरियम के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो एक्वेरियम है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है? एक्वेरियम को हमें साफ करना पड़ता है,
लेकिन अगर जो नदी हो, तालाब हो, पौंड हो, उनको साफ नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? तो हम बोलेंगे जो नदियां होता है, जो फिर तालाब होते हैं, वो एक क्या है बेटा, नेचुरल इकोसिस्टम है। वहां पे सब कुछ होगा, कंज्यूमर भी होंगे, डिकम्पोजर भी होंगे, हर एक चीज होगा। और कोई फिश मर भी गया तो डिकम्पोजर ब्रेक कर देंगे उसको छोटे टुकड़ों में। समझ आ गया? मतलब इकोसिस्टम बना रहेगा, वहां पर सब कुछ है, क्लीन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे डिकम्पोजर्स है। लेकिन जो एक्वेरियम है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, यहाँ पे डिकम्पोजर नहीं होते बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका डिकम्पोजर ही है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स नहीं होते। अब डिकम्पोजर नहीं होंगे तो मान लो कोई फिश मर गया तो मरा ही रह जाएगा अंदर, ठीक है, उसमें से टॉक्सिक गैस रिलीज होती जाएगी, ठीक है, टॉक्सिक गैस रिलीज होगा, बाकी के फिशेस पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। समझ आ गया? तो यहाँ डिकम्पोजर्स नहीं होते, इसलिए हमें सफाई करना पड़ता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पे, तो ये समझ आ गया, बायोटिक फैक्टर्स क्लियर हो गए, सारे के सारे बायोटिक फैक्टर। अब आते हैं अबायोटिक फैक्टर, अबायोटिक कंपोनेंट, जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स का कैटेगरी में आता है। इसमें तीन तो होते हैं, फिजिकल और केमिकल। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, ये आपकी क्या है बेटा, अबायोटिक कंपोनेंट ही तो है इकोसिस्टम के। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोटीन, फैट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मिनरल गैसेस, ये सब क्या है बेटा, ये आपके केमिकल फैक्टर्स है। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें हमारे इकोसिस्टम में होता है, ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हाउ इकोसिस्टम वर्क, इकोसिस्टम वर्क कैसे करता है? तो आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो कंज्यूमर तक आती है, कंज्यूमर उनको खाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। समझ आया? एनर्जी पास हो गई। उसके बाद जब कंज्यूमर मर जाते हैं तो डिकम्पोजर आके उनको ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है जो सॉइल में वापस चली जाती है। समझ आया? ब्रेक करने के बाद क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा वापस से सॉइल के अंदर आ जाएगा, फिर सॉइल से प्लांट के अंदर, फिर प्लांट से कंज्यूमर, कंज्यूमर से वापस सॉइल के अंदर। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। समझ आ गया बेटा? कंटिन्यूस इंटरकनेक्शंस मेंटेन बैलेंस, इंटरेक्शन चलता रहता है और बैलेंस बना रहता है। क्लियर हो गया बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है बच्चों, फूड चेन और फूड वेब। बेटा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इनके फिर डिफरेंस लिख के दिखाओ इनके बीच में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो पहले समझेंगे फूड चेन क्या होता है बेटा, फूड चेन क्या होता है। अब फूड चेन शोज अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन सिंपली कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्या है, मान लो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, तो ग्रीन प्लांट को किसने खाया, डियर ने, तो इसने, इसके पास एनर्जी गई, फिर इसको कौन खाएगा, लैंड खाएगा, तो इसके पास एनर्जी आएगी, तो एनर्जी पास होती जा रही है, इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। तो फूड चेन का मतलब होता है ईट एंड बीइंग ईटन बाय अदर्स। पहले तो खुद खाओ, फिर खुद को दूसरों को खिलाओ, ईट एंड बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल। समझ आ गया? तो एनर्जी फ्लो करता रहता है, इसी को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसने सुखाया, इसने सुखाया, इसने सुखाया, तो एक लीनियर है, क्या है बेटा, लीनियर फ्लो, मतलब एक स्ट्रेट चेन में यहाँ पे फ्लो होता रहता है एनर्जी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? जैसे एग्जांपल के लिए ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, तो एक लीनियर स्ट्रेट चेन बन गई, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड चेन। समझ आ गया? इसमें क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है ऊपर की ओर, ओनली वन डायरेक्शन। और ये स्टार्ट कहां से होता है, प्रोड्यूसर से होता है, और एंड कहां पे होता है बेटा, जब ये मर जाएगा तो इसको कौन तोड़ेंगे, आके डिकम्पोजर्स। क्लियर हो गया सारे पॉइंट? कोई डाउट है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है बेटा, फूड वेब ना कोई स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन है बेटा, इसलिए फूड चेन से अच्छा फूड वेब है। बहुत ऑप्शन मिलेंगे जैसे हमारी तरह, यहाँ पे तो आजकल दुनिया में ऑप्शन है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। समझ लो ना कौन सा ऑप्शन की बात हो रही है। सेम वैसे ही फूड वेब के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। एक से मन नहीं भरा, उसको नहीं मिला, दूसरे के पास चला गया, अगर वहां भी नहीं तो तीसरे के पास चला गया। समझ गए? तो यहाँ फूड चेन मतलब फूड वेब में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन। अब फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। समझ आया? ये कोई भी किसी को खा रहा है, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। मोर रियलिस्टिक, देख रहे हो रियलिस्टिक बातें हो रही है यहाँ पे, एकदम रियल, इससे ज्यादा रियल ये है। ऑप्शंस प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो मिलेगी ना, अगर इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, ये दूसरे के पास पहुंच जाएगा, उसको खा लेगा, अगर उसको पास नहीं मिल रहा तो तीसरे के पास पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो स्टेबिलिटी है, ऑप्शंस है इसमें, ये कहीं भी जा सकता है। वन ऑर्गेनिज्म कैन हैव मल्टीपल फूड सोर्स, बहुत ऑप्शन है, देख रहे हो ना, हर पॉइंट में ऑप्शन से पॉइंट बन सकता है, ऑप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समझ आ गया बेटा फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, इनके बीच में देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और यहाँ पे डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो फटाफट से एक स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेटा, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। ट्रॉपिक लेवल जो पोजीशन दिखाता हो, क्या दिखाता हो, जो पोजीशन दिखाता हो। और ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, फिर उसको जो खाएगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको जो खाएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको जो खाएगा उसको हम बोलेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये पोजीशन दिखाता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? हाँ, अब देखो बेटा, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड लेवल सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ लेवल टर्शियरी कंज्यूमर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? आगे बेटा, अब देखो बेटा 10% लॉ ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है। 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है यहां से। तो देखते हैं बेटा है क्या ये। समझ आ गया? इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट को प्राइमरी कंज्यूमर जब खाएगा
तो सारी एनर्जी नहीं मिलेगी इसको, ओनली 10% एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है। इसको फिर ये खाएगा तो इसको भी 10% मिलेगी, और इसको ये खाएगा तो इसको भी 10% ही मिलेगी, समझ आया। तो इसको बोलते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब क्या होता है, जब ये इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, इसको खाएंगे, तो ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होता जाता है, ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होता है बेटा, कम होता जाता है। समझ आ गया, कोई डाउट है। अब क्वेश्चन ये है कि जब प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया प्रोड्यूसर को, तो 10% एनर्जी ऊपर गया, 90% कहां गया फिर। तो भाई 90% एनर्जी प्रोड्यूसर खुद भी तो यूज करेगा, ये भी तो करता है, रेस्पिरेशन करता होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा, है ना, बहुत सारे फंक्शन को खुद भी करने होते हैं। तो जो 90% एनर्जी वो हीट के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाता है, समझ आया। सेम ऐसे जब प्राइमरी को सेकेंडरी खाएंगे तो सेकेंडरी को 10% एनर्जी मिलेगी, और 90 कहां गई। तो 90% जब ये भाग रहे होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर जो भी चीजें करेंगे, सॉरी फोटो तो ये करता है, रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, डाइजेशन करेंगे, रनिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल जाएंगे इनकी बॉडी से, समझ आया। तो 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाता है बाहर एनवायरमेंट में। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ओनली 10% एनर्जी, 90% एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एंड फॉर प्रोसेस। हम जो लाइफ के प्रोसेस करते हैं तो उसमें 90% एनर्जी बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गया बेटा। बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस फूड चेन, अब देखो बेटा फूड चेन कितने ट्रॉपिक लेवल होना चाहिए, 3 से 4 लेवल का ही होता है। क्यों होता है आपको पता है, तो 10% एनर्जी, इसका 10, इसका 10, इसका 10, एनर्जी ऊपर जाते थे कम हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर जाते जाते कम हो जाता है, इसलिए 3-4 लेवल का ही एनर्जी होता है, या फूड चेन 3-4 लेवल का ही होता है, समझ आया। क्योंकि ऊपर, अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इसने सो खाया, इसने सो खाया, ठीक है, तो ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होता है बेटा, कम होता जाता है, कम होता जाता है, इसलिए 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही होते हैं फूड चेन में। क्लियर हो गया। प्रोड्यूसर्स आर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा कौन है बेटा, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से समझना, ठीक है। एक 1% लॉ भी है, देखो होता क्या है, ये आपका सनलाइट है, ये आपका सन है, और यहाँ से सनलाइट आ रही है। आपको पता है ये जो प्लांट है ये सनलाइट कैप्चर करते हैं, फिर उससे वो फूड बनाते हैं, लेकिन सारे से कर लेते होंगे, मतलब मान लो जितनी सनलाइट आ रही है सबसे फूड बनाते होंगे, नहीं बेटा, सनलाइट जितनी भी आए वो सिर्फ 1% ही सनलाइट का जो है वो फूड बनाते हैं। याद रखना, जो सन एनर्जी कितनी भी आ जाए, सन की एनर्जी कितनी भी आ जाए, सिर्फ 1% ही एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया, फूड में कन्वर्ट कर दिया, इनका फूड बन गया, ओनली 1% ही कन्वर्ट करते हैं, सारे सनलाइट को कन्वर्ट नहीं करते। क्लियर हो गया। तो क्या हुआ, 1% से उन्होंने क्या कर लिया, फूड कन्वर्ट कर लिया। अब इसको मान लो किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, मान लो इसके पास 5000 जूल एनर्जी बना इस प्लांट के पास, और प्लांट को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, तो इसको कितना मिलेगा बेटा, 10% मिलेगा। तो 5000 का 10% सबको निकालना आता है बेटा, एक जीरो बस कुछ नहीं करना, कम करना, यहाँ से कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा 500, मतलब प्राइमरी को मिला होगा ओनली 500 जूल एनर्जी। अब प्राइमरी को खाया सेकेंडरी ने, सेकेंडरी को कितना मिलेगा, तो 500 का क्या करना है बेटा, 500 का 10% निकाल लो, एक जीरो बस कम करना है आपको, कितना बन गया 50, मतलब सेकेंडरी को मिला होगा 50। अब इसको कोई टर्शरी खाएगा तो एक जीरो कम कर दोगे तो 5, उसको मिलेगा 5। तो देख रहे हो 10% में एनर्जी कम होता जाता है, इसलिए जैसा 3-4 लेवल ही सही होते हैं ट्रॉपिक लेवल में। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट है, निकालना आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देखते हैं। एनर्जी एंटर एज अ सनलाइट, आपको पता है सनलाइट से एनर्जी आ रही है, ठीक है, और जो ग्रीन प्लांट्स है ओनली 1% ही कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उसको सोलर एनर्जी का कैप्चर करके फूड कर लेते हैं। एनर्जी डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, जैसे ऊपर जाओगे एनर्जी कम होता जाएगा। एनर्जी फ्लो इज यूनिट डायरेक्शन। बेटा ये जो पॉइंट है काफी तगड़ा पॉइंट है, तगड़ा पॉइंट है ये। कैसे पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी को यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है, क्यों बेटा। फॉर एग्जांपल इसने क्या करा, 1% एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर दिया, क्या ये उस एनर्जी को वापस सन को दे सकता है, नहीं दे सकता। इसको खाया प्राइमरी ने, क्या प्राइमरी अपना जो फूड है वापस दे सकता है इसको, नहीं। प्राइमरी को खाया सेकेंडरी ने, क्या सेकेंडरी वापस एनर्जी प्राइमरी को दे सकता है, नहीं दे सकता। तो एनर्जी रिवर्ट नहीं हो सकता, वापस नहीं दे सकते, है ना, इसलिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको यही पॉइंट लिखना है। समझ आ गया कि अगर ये सोलर एनर्जी लेता है फिर वापस नहीं दे सकता, है ना, फिर इसने इसको खाया वापस नहीं दे सकता, आपको ये पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करना है। क्लियर हो गया। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अच्छा टॉपिक है, और यहाँ से काफी ज्यादा केमिकल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और 2 मार्क क्वेश्चन इसके डेफिनेशन के ऊपर भी आता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, अभी आप याद रखना एक पॉइंट जो भी आपने पीछे पढ़ा था। पीछे क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एनर्जी अगर आप हाई लेवल पे जाओगे ना तो कम होता जाता है, ठीक है। तो अच्छा आपको पता है फूड चेन सबसे बेस्ट किसको माना जाता है, जिसमें 1 या 2 ही ट्रॉपिक लेवल हो, सबसे बेस्ट होगा। ये इसको खाएगा, इसके पास सारी एनर्जी आ गई, अब इसको खाने वाला कोई होगा ही नहीं होगा ना, तो इसको एनर्जी बहुत मिलेगी, ठीक है। तो अगर 2-3 ट्रॉपिक लेवल है तो मजा ही मजा है, 2 है तो और मजे है। समझ आ गया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं।
तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है बेटा, इसमें ना लाइक हम जो है खेतों में ना क्या करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हमने डाल दिया। आपको पता है जब पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, नॉन होते हैं। तो अगर हमने डाल दिया तो मिट्टी में ही रहेंगे, ठीक है। बारिश आई, बारिश आने से क्या होगा बेटा, उस मिट्टी के अंदर जो केमिकल था वो बहते बहते जाएगा नदी में। अब नदी में जाए तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, साथ में जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी क्या होगा, लॉस हो जाएगा, होगा ना, क्लियर हुआ। अब उन वाटर एनिमल्स में तो चला गया, अब वहां पे मछलियां होंगी, फिर मछलियों को कौन खाएगा, इंसान खाएंगे, तो इंसान के अंदर भी वो केमिकल आ जाएंगे, आएंगे ना। पहला केस समझ आया। दूसरा केस, फिर से हमने मिट्टी के अंदर डाल दिया, फिर मिट्टी से वो केमिकल साथ साथ पानी के साथ साथ खा जाएंगे, प्लांट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में आ जाएंगे। उन फ्रूट्स और वेजिटेबल को भी कौन खाएगा बेटा, इंसान ही खाएगा। तो इंसान के अंदर फिर से आ गया पेस्टिसाइड, केमिकल, ये सब चीज आ गई ना, फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं, लाइक पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, तो ये बेटा इनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। मिट्टी में आया, फिर मिट्टी से पानी के अंदर गया, पानी से फिर एक्वेटिक एनिमल के अंदर, एक्वेटिक एनिमल से फिर वापस इंसान के अंदर आ गया ना, तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाता है, ये उल्टा होता है। ये एनर्जी की तरह नहीं, एनर्जी तो घटता जाता है ना हर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे ऊपर जाओगे, बट ये अलग है। इसमें क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स होता है ना, बढ़ता जाता है, जितना आप ऊपर जाओगे बढ़ता जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे से ऊपर जाओगे, ये जो केमिकल्स है इनका जो कंसंट्रेशन है और ज्यादा बढ़ता जाता है, और ज्यादा बढ़ता जाता है। समझ आ गया। केमिकल लाइक पेस्टिसाइड एंटर वाटर, दे आर नॉट ब्रोकन डाउन, कंसंट्रेशन इंक्रीज इन टॉप कंज्यूमर, ठीक है। एंटर हो गया वाटर में, वाटर से गया फिश में, फिश से गया इंसानों में, टॉप कंज्यूमर तो इंसान ही होता है। समझ आ गया। तो इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्लियर हो गया, कोई डाउट है बेटा। अब यहाँ देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डीडीटी। बेटा डीडीटी एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। जब इसको हम डालते हैं ना तो ये कहाँ जाता है, फिर वॉल्स ढोके नदियों में जाता है, फिर एक्वेटिक एनिमल में, है ना, फिर इंसानों में। तो डीडीटी क्या है बेटा, एक केमिकल है जो बेस्ट एग्जांपल है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, एक पेस्टिसाइड है। क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है, ये बहुत इंक्रीज होता जाता है, सब हाई लेवल पे जाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। आपको पता है ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। अच्छा आपको पता है बेटा, अर्थ को भी बुखार हो जाता है, अर्थ को भी हाई फीवर हो जाता है, उससे हम पता है क्या कहते हैं, मुझे बताओ, अर्थ के फीवर का नाम बताओ, किसी को पता है, मैं बता देती हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ के फीवर का नाम क्या है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग। पता है आप लोग को, तुम लोग के कारण, हम लोग के कारण ही होता है ये। चलो देखो, ये अर्थ है, ठीक है बेटा। अब इस अर्थ के बाहर आपको पता है एटमोस्फेयर की लेयर है ना, मतलब अर्थ के बाहर क्या है बेटा, O2, ऑक्सीजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस तो होगा ही होगा, एटमोस्फेयर जो है। अब क्या होता है, सन की कुछ रेज होती है, उनको हम बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो वो क्या करता है, सन का रेज जब इन O2 पे आता है तो O2 ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है बेटा। समझ आया। सन का रेज, ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, इसके ऊपर जब यूवी रेज पड़ते हैं तो ये ब्रेक हो जाते हैं फ्री ऑक्सीजन एटम में। समझ आ गया, फ्री ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो गए। अब एटमोस्फेयर में, ये आपका अर्थ है अंदर, ठीक है। अब क्या है, इस अर्थ के बाहर ऑक्सीजन गैस भी होगा और फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होंगे, है ना। अब ये दोनों मिल जाएंगे, अब O2 और फ्री ऑक्सीजन दोनों मिलके बनेंगे O3, इसको हम बोलते हैं ओजोन, ठीक है। और जब बहुत सारे ऐसे O3 बनते जाते हैं तो यहाँ पे O3 का लेयर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। समझ आया, क्लियर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। तो यूवी ने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्रेक करा, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्री ऑक्सीजन दोनों मिल गए और O3 बन गया, लेयर बन गया, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब जो ये ओजोन लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ के लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। किससे प्रोटेक्शन दे रहा है, आपको पता है ये जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, ये बहुत हार्मफुल रेज है। अगर ये रेज अंदर आ गई ना बेटा, तो स्किन कैंसर होना है, बहुत सारे बीमारियां होने हैं, ठीक है, क्रॉप्स डैमेज हो जाने हैं, बहुत दिक्कत है फिर तो, बहुत ज्यादा। तो इन रेस को, यूवी रेस को, जो हमारे ओजोन लेयर है वो अंदर नहीं आने देते, बिल्कुल भी अंदर आने नहीं देते, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, क्या कर रहे हैं हम लोग, एसी यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, जिसमें से क्या निकल रहा है बेटा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, एक गैस रिलीज होता है। जब ये गैस ऊपर जाता है ना बेटा, जब ये गैस ऊपर जाता है तो ओजोन लेयर में छेद कर देता है। और अगर ओजोन लेयर में छेद हो गया तो क्या होगा, यूवी रेज अंदर आ जाएंगे, और अंदर आ गए तो हमें प्रॉब्लम होनी है, हमें स्किन कैंसर होना है, हमें सब कुछ होना है ना बच्चों। तो आजकल ना यूएनएफ जो है कर क्या रहा है, वो फ्री, मतलब काफी कंपनीज को बोल डाला है कि जो भी फ्रिज वगैरह बनाओ तो वो फ्री होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नहीं रिलीज होना चाहिए। और बहुत सारे कभी काम वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, फ्री बनेगा, ठीक है बेटा। कोई डाउट है तो एक बार रीड कर लेते हैं, है क्या ये। ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, बता दिया आपको, प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर में है, ये प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेडिएशन से। क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ जो यूवी रेज होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रेक कर देते हैं और फ्री ऑक्सीजन और कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और बन जाता है ओजोन, है ना। जो हमारे O2 थे वो के साथ कंबाइन होकर बन गया O3, बताया था अभी आपको। ओजोन लेयर डिप्लेशन,
कम क्यों हो रहा है? कॉज्ड बाय मेनली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे कम हो रहा है। लीड्स टू स्किन कैंसर, आई डैमेज, क्रॉप लॉस, बता दिया। अगर अंदर आ गया तो ये सब हो सकता है। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 टॉपिक, वेस्ट एंड इट्स टाइप। अब वेस्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा? आप जो केला खा रहे हो, जो केले का छिलका है, छिलका भी तो वेस्ट ही हुआ। तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं बच्चों, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बेहतरीन कौन सा वेस्ट है? वेस्ट भी अच्छे होते हैं, ये वाला वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। समझ आया? क्यों अच्छा है? जैसे इसमें क्या होता है, मतलब फूड के जो होते हैं, किचन वेस्ट होता है ना, काउ डंग होता है, ये सब चीजें होती है, सारे इसमें ये वाले आते हैं। और ये नेचुरली ब्रेक हो सकते हैं। मान लो मैंने केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और केले के छिलकों को ब्रेक कर देंगे, कचड़ा साफ हो गया और मिट्टी को न्यूट्रिशन मिल गया और कोई लॉस भी नहीं हुआ हमें, है ना? समझ आ गया? तो ये हमारे लिए अच्छे हैं एक टाइप से, ये नेचुरली खुद ही ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, फूड वेस्ट, पेपर, कॉटन, वेजिटेबल पीस, ये सब चीजें इसमें आता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है बेटा? हमारे लिए बेहतरीन नहीं है, ये अच्छा वेस्ट नहीं है, ये नेचुरली ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब डिकम्पोजर इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते, बिकॉज डिकम्पोजर के पास ना बेटा ऐसा एंजाइम ही नहीं है जिससे वो ऐसे वेस्ट को ब्रेक कर सके। समझ आइए? नेचुरली ब्रेक ही नहीं हो सकता, कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इजिली, नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो तो इससे क्या होगा बेटा? जहरीली गैसेस निकलेंगी, हार्मफुल गैसेस निकलेंगी। मिट्टी में डाल दोगे तो आसपास का मिट्टी खराब होता जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर से केमिकल रिलीज भी होता है, तो मिट्टी इनफर्टाइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कचरा पानी में फेंकेंगे तो पानी खराब हो जाएगा। तब फेंक सकते हैं ना, जला सकते हैं ना, दफना सकते हैं। करें क्या फिर? इनका सोल्यूशन क्या है? तो इनका एक ही सोल्यूशन है कि अब और प्रोडक्शन मत करो प्लास्टिक का, और प्रोड्यूस मत करो, जितने हैं उसी को रिसाइकल करो, रीयूज करो। समझ आ गया? ये सब कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ वेस्ट एक्यूमुलेशन, अगर अब वेस्ट इकट्ठा हो गया ज्यादा तो क्या होगा उससे? एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना? बायो एक्यूमुलेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अभी आपको पढ़ाया है ना, बढ़ता जाता है। अगर ज्यादा वेस्ट इकट्ठा हो गया तो बढ़ता जाएगा। ओजोन डिप्लेशन, तो ये सारी चीजें हैं जो वेस्ट से हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा? इंप्रूव लाइफ स्टाइल हैज इंक्रीज्ड वेस्ट जनरेशन। वेस्ट डिस्पोजल मेथड देखते हैं बेटा, कौन कौन सा मेथड है? रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, ठीक है, रीयूजिंग करना, प्रॉपर लैंडफिल्स करना, ये सब आप कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छे मेथड है। चैलेंजेस क्या है? प्लास्टिक एंड ई वेस्ट, मतलब जितने भी है ना हमारे लिए प्लास्टिक, ये हमारे लिए चैलेंज है। इसको और ज्यादा प्रोड्यूस मत करो बेटा, क्योंकि ये इनका खत्म होना तो नामुमकिन ही एक टाइप्स के, है ना? रिसाइकलिंग इटसेल्फ कैन कॉज पॉल्यूशन, ज्यादा रिसाइकल करना भी क्या हो सकता है बेटा? पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। समझ आ गया बच्चों? कोई डाउट है इसमें? तो बेटा ये था हमारा पूरा आर एनवायरनमेंट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हो। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।